हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग। आज मैं जिस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ उसकी स्टोरी बहुत ही अमेजिंग है। आई होप आपको पसंद आएगी। सो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमें एक स्ट्रेंजर को ड्रंक लड़की की वीडियो बनाते ही दिखाया जाता है। अब आखिर किसने इसे भेजा और क्यों, वो आगे चल के ही पता चलेगा। अभी तो खुद को इससे प्रोटेक्ट वो करती वहाँ से भाग जाती है। इसी होटल में हम हमारे हीरो मिस्टर जी को भी देखते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है। अभी वो अपने सिक्योरिटी गार्ड से बात कर ही रहा था कि तभी हमारी हीरोइन की एंट्री होती है, जो कि इधर विंडो से कूद के ही आई थी। ये हैरान कि आखिर ये लड़की है कौन। शाओजू इस वक्त इतनी टून थी कि उसे पता ही नहीं चलता कि आगे कौन है, बस उसी से ही इंटीमेट होने लगती है। अब फिलहाल तो इसके साथ ये सीन कट हो जाता है। अब कुछ ही लम्हे बाद उसे जब होश आता है तब तो उसे सब कुछ ब्लर ब्लरी दिख रहा था। वो चुपके से यहाँ से भागने की ट्राई करने लगती है कि ऊपर से ये आ जाता है कि किधर जाने की तैयारी है, जो तुमने मेरे साथ किया उसकी कंपनसेशन तो बनती है। ये तो जल्दी से उसे एक कॉइन थमाती, फिर वहाँ से उसका डोर लॉक करती भाग जाती है। जी के कहने पे गार्ड किसी को बाहर जाने ही नहीं दे रहा होता कि अभी हमें किसी की तलाश है, जब तक वो मिल नहीं जाती कोई कहीं नहीं जाएगा। शाओ को तो हर हाल में यहाँ से जाना था, इसलिए गार्ड को मस्के लगाने लगती है कि प्लीज़ मुझे जाने दें, बाहर मेरा हस्बैंड वेट कर रहा है। अब जैसे ही वो वहाँ से बाहर कदम रखती है इसे इडियट कहती भाग जाती है। अब ये कंफ्यूज के कहेंगे वही तो लड़की नहीं थी जिसे बॉस ने पकड़ने के लिए कहा था। ऊपर से ये आके उसे कंफर्म करता है कि हाँ जी बिल्कुल ये वही लड़की थी। अब ये तो फिर उसी गाड़ी को ही फॉलो करने लगती हैं जिसमें बैठ के वो गई थी। अनफॉर्चुनेटली इनके पहुंचने तक वो तो वहाँ से भी भाग गई होती है। जी को तो हर हाल में उस लड़की से मिलना था, ऐसे मानो कि जैसे उसे उससे फर्स्ट साइट लव भी हो चुका हो। वो जल्द अज जल्द उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर अपने गार्ड को दे देता है। शाओजू को होटल से जाते हुए एक लड़का भी देख चुका था और ये कोई और नहीं बल्कि उसका होने वाला देवर ही होता है। इधर गार्ड जी को बता देता है कि मुझे पता चल गया है कि वो लड़की अब कहाँ पे है। अगले दिन हमें एक पार्टी का ही सीन दिखाया जाता है, जो कि शाओजू की ग्रैंडमा ने ही अरेंज की थी। अब हमें पता चलता है कि कल शाओजू अपनी इंगेजमेंट को अवॉइड करने के लिए ही होटल गई थी, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसकी स्टेप सिस्टर और उसके होने वाले हस्बैंड साहब का तो एक दूसरे के साथ अफेयर चल रहा है, तो वो ऐसे शख्स को कभी भी नहीं अपना सकती थी। रिपोर्टर्स आके उसका सर ही खाने लगते हैं कि हमने सुना है कि तुम्हारे फियांसी और तुम्हारी सिस्टर का चक्कर चल रहा है। इस बात से वो बहुत इरिटेट होती है। ये तो उधर ही खड़े हो गए थे, वहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रहे होते। सभी उसे ही पॉइंट आउट करने लगते हैं कि ये तो एक नंबर की फूल और सिली गर्ल है, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। अब ये सारा सीन तो दूर बैठा जी भी देख ही रहा होता है। वो इसे ढूंढता ढूंढता यहीं पे ही आया था। अब ग्रैंडमा आके ही उसे प्रोटेक्ट करती हैं। भले ही उसकी स्टेप मॉम उससे लव ना करती हो, पर ये उसे सपोर्ट करने के लिए हमेशा रेडी ही रहती हैं। ये तो जैसे तैसे करके इसके रूम में घुस के एक मार्क की देखने आया था। अब तो मज़ीद उसे कंफर्म हो जाता है कि उस रात यही लड़की उसके रूम में आई थी। अब सीन सीधा 5 साल बाद शिफ्ट होता है। जी को अभी अभी पता चला था कि शाओजू अब्रॉड से वापस आ चुकी है एंड उसकी ग्रैंडमा ने एक होटल में पार्टी का अरेंज करवाया है। ये अब खुश के इतने अरसे बाद मैं उससे मिलूंगा, अब तक वो उसका वेट ही करता आया था। वन नाइट स्टैंड के बाद शाओजू प्रेग्नेंट हो गई थी और अब उसका एक 5 साल का प्यारा सा बेटा शाओ बेबी होता है, जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ उसके एक फ्रेंड जेम्स को ही पता था। अभी उसने इस बारे में ग्रैंडमा को भी नहीं बताया होता। अब वो फिर उसे अपने फ्रेंड के पास छोड़ के ही अपने कंट्री वापस आ चुकी होती है। यहाँ पे इसे रिसीव करने के लिए उसका एक्स फियांसी हान और उसकी स्टेप सिस्टर ही आए होते हैं। अब हान और इसके स्टेप सिस्टर जेंग जी तो अभी तक डेट ही कर रहे थे, शादी करने का उन्होंने सोचा ही नहीं। इसे तो यकीन था कि हान जैसे लड़के बस लड़कियों से फ्लर्ट करने में ही माहिर होते हैं, शादी तो खैर दूर की बात है। मम्मी साहिबा से तो शाओजू का आना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ऊपर से आज रात ग्रैंडमा अपनी कंपनी भी उसे देने की अनाउंसमेंट करने वाली थी। अब उन्होंने उसकी रेपुटेशन ख़राब करने के लिए ही एक चाल चलने का सोचा। अपने ही एक लवर से कह के वो
किसी भी लड़की की वीडियो पर शाओजू का फेस लगा के पार्टी में वो फिल्म लगाने के लिए कहती हैं। पहले इसी पर्सन से ही कह के उन्होंने वो वीडियो बनवाने की भी कोशिश की थी। उनका वो प्लान तो एकदम नाकाम होकर रह गया। ग्रैंडमा ने अपना पूरा बिजनेस शाओजू को सौंप दिया था। इधर ही हमें मिस्टर जी को भी दिखाया जाता है। मॉम को बिग सरप्राइज तो ये मिलता है कि वहाँ पे उल्टा शाओ की वीडियो चलने की बजाय उन्हीं की ही चल पड़ी थी। अब उन्हीं की रेपुटेशन ही सबके सामने एकदम ख़राब होके ही रह जाती है। शाओजू को प्रोटेक्ट करने वाला कोई और नहीं बल्कि मिस्टर जी ही था। उसने कब से उस पर नज़र रखी हुई थी। वो तो अब शाओजू से मिलके डायरेक्टली उसे शादी करने की बात करता है। ये हैरान कि आखिर तुम हो कौन और मैं क्यों करूँ तुमसे शादी। उस रात टुन होने की वजह से इसे तो उसकी शक्ल तक याद ही नहीं होती। वो तो फिर बस इसे मैरिज ब्यूरो के बाहर आने का कह के वहाँ से चला जाता है। जब ये नहीं पहुँचती तो वो अभी से घर से किडनैप करने ही पहुँच आया था। वो तो स्टिल गाड़ी में भी सोती ही रह जाती है। गार्ड साहब तो खुद दूसरी लड़कियों को वहाँ से जाते देख के उन्हें फॉलो ही करने लग जाता है। शाओजू को उठाने के लिए ये तो उसे किस कर लेता है। वो अपने सामने इसे देख के एकदम शॉक। ये तो अभी ही अभी उसे अपनी मैरिज रजिस्टर करवाने के लिए कहता है। वो तो मानने को तैयार ही नहीं थी कि मैं ऐसे कैसे तुमसे शादी कर लूँ। तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, आखिर तुम हो कौन और मुझसे ही क्यों शादी करना चाहते हो। बेचारी के पाँव में शूज़ तक भी नहीं होते। ये तो ज़बरदस्ती उसे उठा के ही मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने लेके जाने लगता है। इसकी ड्रेसिंग करवा के अगले ही लम्हे वो शादी का बताने इसके घर ही पहुंच आया था। ग्रैंडमा को तो इनके रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं रहा था। इसके इरादे तो अभी जी के साथ घर जाने के बिल्कुल भी नहीं थे। वो उसे फिर सोचने के लिए एक रात का टाइम देता है कि जो फैसला करना है कर लो, कल तो पक्का मैंने तुम्हें यहाँ से लेके ही जाना है। उसके फोरहेड पे किस करता फिर वहाँ से चला जाता है। इस बात से इसे तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। रात को फिर हमें अभी से अपने बेटे से फ़ोन पे वीडियो कॉल करते ही दिखाया जाता है। अगले दिन फिर अपनी चंद कंडीशंस के साथ ही ये के साथ रहने के लिए राज़ी होती है। वो ये कि ना तो ये ने इसे टच करना था और ना ही कि हम बस इसी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही आगे चलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट का क्या फ़ायदा। थोड़ी देर के बाद वो इसे छेड़ने ही आ चुका होता है। जानबूझ के उसे टच करने लगता है। ये भी उसकी इंटेंशन समझ जाती है। उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही जाने लगी थी कि तभी फिर उसे कॉल आ जाती है। तो इस तरह इनका ये मिशन तो एकदम फेल हो चुका होता है। अब उसे सोता देख के ये तो उसके पास ही आके बैठ गया था। अब ये जिसकी आंख खुल चुकी थी फ़ौरन से अपना फेस फिर दूसरी साइड पे कर लेती है। थोड़ी देर के बाद जेम्स इसे कॉल करके अपनी जगह पे एक मीटिंग में जाने के लिए कहता है। अब ये बड़ा रेडी होके होटल के बाहर पहुंच आई थी। अब इतनी सारी सिक्योरिटी को देख के वो खुश के अच्छा मेरे लिए होगी। पर तभी जी की एंट्री होती है। आज वो भी इधर मीटिंग के लिए ही आया था। सभी उसे ही ग्रीट करने लगते हैं। ये तो अब शाओजू को भी इग्नोर करता चला जाता है। वो हैरान मीटिंग में इसे मिस्टर वांग के साथ हाथ मिलाता देख के वो जेलस। वो तो अब फिर शाओजू को लंच कराने ही लेके जाने लगते हैं। पर जी उसे रोक के वो को ही उनके साथ भेज देता है। बाहर आके ये तो फिर शाओजू से पूछने लगता है कि हाँ जी बताओ तुम यहाँ पे क्या करने आई। तो वो उसे बताती है कि मैं अपने फ्रेंड के बिहाफ पे ही मीटिंग अटेंड करने आई थी और कुछ नहीं। इसमें कोई भला हर्ज है। वो कहता है कि हाँ बिल्कुल। एंड आज से ही वो तो इसे अपनी असिस्टेंट बनने का ऑर्डर भी दे देता है कि तुम्हें तो अब फ्री बिल्कुल भी मैं नहीं रहने दूंगा। मॉम ने तो अब शर्मिंदगी के मारे जहर ही खा लिया था। जेंग जी उनकी मौत का ब्लेम शाओजू पे ही डालने लगती है। उनकी डेथ की न्यूज़ तो यू को भी मिल ही चुकी थी। अगले ही सीन में वो घर आ चुकी होती है। ग्रैंडमा तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हुई बैठी थी कि आखिर मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई कि जिसकी वजह से उसने जहर खा लिया। जेंग जी इसका हाथ पकड़ के जाने ही नहीं दे रही होती। इवन के इससे बदतमीजी भी करने लगी थी। इसी चक्कर में ग्रैंडमा से थप्पड़ भी खा बैठती है। अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए वो इसे किडनैप करवा लेती है। पर तभी जी अपने बंदों समेत इसे लेने आ चुका था। शाओजू को उसका ये गेस्चर काफ़ी पसंद आता है। यहाँ पे हमें फील होता है कि जैसे ये भी उसे अब पसंद करने लगी है। शाओजू को अब इतना भी पता चल चुका था कि उस पार्टी वाले दिन इसकी रेपुटेशन बचाने की खातिर वो मॉम की वीडियो इसी ने ही चलवाई थी। इस बात के लिए वो उसे थैंक्स कहती है। जेंग जी से तो अब हान ने शादी करने से इनकार कर दिया था क्योंकि इसकी एक वीडियो वायरल होने की वजह से वो इसे अपनाने को बिल्कुल तैयार नहीं होता। शाओ ने जी की कंपनी ज्वाइन कर ली थी। वो जब इसके लिए बिटर कॉफ़ी बना के लाती है तो अपने टेस्ट को बेटर बनाने के लिए यहाँ पे वो इसे किस कर लेता है कि हाँ अब बहुत अच्छा लग रहा है। इस बात से वो बहुत चिढ़ती है।
टाइम निकाल के शाओजू तो अपने बेटे से यहीं पे ही बात करने लग जाती है। वो उसे इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा था कि मॉम इतना टाइम गुजर चुका है, हमारी मुलाकात भी नहीं हुई। ये उसे बस कुछ दिन और वेट करने के लिए कहती है कि मैं बहुत जल्दी तुम्हें अपने पास बुला लूँगी। जी को देख के अब ये सरप्राइज़, उसने इनकी सारी बातें सुन ली थी। वेल इसके सामने तो ऐसे प्रिटेंड करने लगता है कि जैसे उसे किसी बात का पता भी ना हो। बाद में वो इससे पूछने भी लगा था कि अगर तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो तो बता दो, पर स्टिल वो अपने बेटे का उसे नहीं बता पाती। इसने अब गार्ड को मज़ीद शाओजू की इंफॉर्मेशन निकालने का ऑर्डर दे दिया था। अगले दिन वो उसे उसके बेटे का बता देता है। ये हैरान कि वो आखिर किसका हो सकता है। इस बात से तो बिल्कुल ही वो अनजान था कि असल में वो उसी का ही तो बेटा है। ज़ेंगजी ने अपने फ्रेंड के साथ मिलकर शाओजू के खिलाफ फिर से प्लानिंग करना स्टार्ट कर दी थी कि उस लड़की को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। जेम्स शाओबे को लेके कंट्री वापस आ चुका था। इस बारे में वो तो कॉल करके शाओजू को भी बता देता है। वैसे तो जी ने इसे मैसेज करके रात को घर ना आने का कह दिया था, लेकिन असल में वो तो इसे फॉलो ही कर रहा था। इसे एक बच्चे और लड़के के साथ देख के अब उसे लगने लगता है कि जैसे वो उसका बॉयफ्रेंड है और ये बच्चा इन्हीं दोनों का बेटा। घर में वो बहुत ही गुस्से में बैठा होता है कि तुम आखिर इतनी रात कहाँ पे थी। वो तो फिर उसे कुछ नहीं बताती। वह बताना तो चाहती थी लेकिन कंफ्यूज होती है कि आखिर फिर ये क्या रिएक्ट करेगा। वो फिर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। खुद अभी भी वो उस पर्सन की तलाश में ही थी कि आखिर उस दिन मैंने किसके साथ नाइट स्पेंड की थी। अगले दिन वो अपने बेटे और जेम्स के साथ वक्त बिताने आ चुकी होती है। ऑफिस से उसने छुट्टी ही कर ली थी। शाओबे अब अपनी मॉम के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा था। वो भागा भागा जी को कुछ बताने के लिए पहुंच आया होता है। जेंग जी को जब शाओजू के बेटे का पता चलता है वो तो उसे किडनैप करने आ चुकी होती है। यहीं पे ही हम जी और वू को भी देखते हैं। अब इधर ही जब शाओजू और जेम्स को पता चलता है कि शाओबे तो गायब है, वो तो बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि आखिर वो लड़का गया तो गया कहाँ। शाओबे की टक्कर तो यहाँ पे जी से हो जाती है। वो हैरान कि आखिर ये किसका बेटा हो सकता है। इसे लेने अब फिर ज़ेंगजी आती है कि ये मेरी दोस्त का बेटा है, पर वो उन्हें कहता है कि मैं इस आंट को नहीं जानता हूँ, ये ऐसे ही मेरे पीछे पड़ गई हैं। मेरी मॉम ने मुझे सख्ती से मना किया हुआ है कि स्ट्रेंजर्स के साथ बिल्कुल भी नहीं जाना। अब वो के मुंह से पुलिस का नाम सुनते ही वो तो भाग जाती है। ये तो अब इस बच्चे को बहलाने के लिए उसके साथ खेलने ही लग गया था। तभी शाओजू उसे देखने आ चुकी होती है। सामने ये को देख के एकदम शॉक ही रह गई थी। वो अब शाओ बे को लेके घर ही आ चुके थे। अब जी को पता चल जाता है कि जेम्स जस्ट शाओजू का फ्रेंड ही है और कुछ नहीं, और ये छोटा बच्चा उसी का ही बेटा है जिसके बारे में अभी शाओजू को ही पता नहीं होता। रिपोर्टर्स कंपनी के बाहर शाओजू को चिपक जाते हैं कि आखिर वो बच्चा किसका है, हमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। ऊपर से मिस्टर जी की एंट्री होती है। वो उन्हें अब कंफर्म करता है कि ये मेरा और इसका ही बच्चा है, सो कोई भी अब इस बात को लेकर मज़ीद गॉसिप्स ना करे। देन इसे उठा के वहाँ से लेके चला जाता है। अब वो उसे बता देता है कि उस दिन जिस पर्सन के साथ तुमने नाइट स्पेंड की थी ना, वो असल में मैं ही था और शाओ बे हमारा ही बेटा है। ये सुन के वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। एंड फिर इसी के साथ ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गाइस, आप लोगों को ये मिनी ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।